हेलो एवरीवन, हमारी अपनी पाठशाला में जो इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक चल रहा था उसके अगले सेक्शन को लेके हम लोग आए हैं। जैसा कि हमने पहले अपने क्लासेज में देख चुके हैं हम लोग आरबीआई के द्वारा जो मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी लाई जाती है, जो उसके टूल्स हैं कैश रिजर्व रेशियो, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सभी टूल्स के माध्यम से किस प्रकार आरबीआई मार्केट के लिक्विडिटी को कंट्रोल करती है या लिक्विडिटी कंट्रोल करके वो किस प्रकार इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करती है, ये हमने देखा। दूसरा हमने देखा कि इन्फ्लेशन का मीनिंग क्या है, इन्फ्लेशन का क्या सिग्निफिकेंस होता है, क्यों उसे कंट्रोल करना आवश्यक है, इन्फ्लेशन किन कारणों से होता है, डिमांड पुल होता है या कॉस्ट पुश होता है। तो ये सारी चीजों को हमने अपने पुराने वीडियो में देखा, जिसका हमने लिंक नीचे डाला हुआ भी है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। आपको अगर इंडियन इकोनॉमी को समझना है या कोई भी इकोनॉमी के टॉपिक को समझना है तो ये बेसिक वो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके आधार पर आप इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज को इजी वे में एनालिसिस कर सकते हैं। तो आगे जो आज हम लोग देखेंगे वो हम लोग देखेंगे इन्फ्लेशन के टाइप्स को और इन्फ्लेशन के मेजरमेंट को। मतलब टाइप कौन कौन से हो गए इन्फ्लेशन के, जैसे हम लोग सुने हुए हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन होता है, हाइपर इन्फ्लेशन होता है, या उसके मेजरमेंट के टाइप जैसे कि WPI मेथड क्या है, CPI मेथड क्या है एंड सो ऑन। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि आप अगर यूपीएससी के क्वेश्चन बैंक को देखोगे तो आप पाओगे कि आपको हर साल 1-2 क्वेश्चन इन्फ्लेशन से डाला हुआ रहता है। तो जैसा कि हमने पहले के क्लास में आपको बताया था, सिंपल सा इसका मीनिंग समझो कि अगर इन्फ्लेशन को लेके हम लोग क्वेश्चन की बात करें, जैसे लास्ट 2013 या 15 में क्वेश्चन आया हुआ था यूपीएससी में कि मान लो कि इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन से फायदा किसको होगा, जो लोन ले लिए उनको फायदा होगा या जो बॉन्ड धारक है उनको फायदा होगा। तो देखोगे क्वेश्चन जो रहते हैं वो एकदम कॉन्सेप्ट पर रहते हैं। अगर आपको इन्फ्लेशन का मीनिंग पता है, जैसे मुद्रास्फीति, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं, तो ध्यान से समझना है कि मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन अगर हम बोल रहे हैं तो मीन्स क्या है कि केवल चीजों के दामों में वृद्धि, ये नहीं। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जो पैसा है वो पैसा का वैल्यू गिर गया मार्केट में, मीन्स कैसे है कि मान लो कि मेरे पास 40 या 50 रुपया पॉकेट में है, हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए। रेस्टोरेंट जब पहुंचे तो वहां लिखा हुआ है कि चिकन एंड चावल 40 रुपये पर प्लेट, मेरे पास 50 रुपया, हम खा लिए खाना इजी वे में। मान लो यही काम अगले साल हम फिर करते हैं और हमारे पास 50 नहीं, अब चूंकि एक साल के बाद बात कर रहे हैं तो मेरा चलो पैसा भी कुछ बढ़ा, यानी मेरे पॉकेट में अब जो पैसा है वो है 55 रुपया। अब हम गए रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए और वहां लिखा हुआ है कि चिकन चावल जो है आपका 70 रुपये पर प्लेट है। अब देखो कि आपके पॉकेट में तो पैसा है, लेकिन क्या आप उस पैसे से उस सर्विस को ले सकते हो? नहीं ले सकते। यानी कि पैसा है, पैसा का वैल्यू मार्केट के रेशियो में गिर गया, पैसा का वैल्यू मार्केट के रेशियो में, या कहो कि आपके नजरों में गिर गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशन। तो आज हम लोग देखेंगे, पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा और इससे आप मान के चलो कि आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। तो जैसा कि हम बता रहे हैं कि इन्फ्लेशन में आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। टाइप ऑफ इन्फ्लेशन में ये जो टाइप हम लोग इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं अब इन्फ्लेशन के रेट पर, यानी उसके गति पर, उसके स्पीड पर। इसके पहले जो हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे वो इन्फ्लेशन जो था वो इन्फ्लेशन होने के कारक, यानी किस काउज से इन्फ्लेशन आएगा, उसको हम लोग उस पर उसका वर्ग अपना क्लासिफिकेशन किए थे। आज जो हम लोग कर रहे हैं क्लासिफिकेशन वो कर रहे हैं उसके स्पीड पर, यानी बेस्ड ऑन स्पीड, कि किस स्पीड से मेरा इन्फ्लेशन होगा तो उसे हम क्या कहेंगे। पहला जो है वो कहलाता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं रेंगती हुई मुद्रास्फीति। मींस क्या है कि इसमें जो आपका इन्फ्लेशन रेट है, यानी जो महंगाई दर है, वो जो होगा वो 2% या उससे कम होगा, 2% या उससे कम होगा। ऐसा जब रेट मिलता है जिसे हम लोग कहते हैं रेंगती हुई या क्रीपिंग इन्फ्लेशन। अब इसका मीनिंग समझा जाए पहले कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन अगर बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ।
मतलब हुआ कि महंगाई दर जो है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है। यानी कि अगर मान लो कि आज किसी वस्तु का दाम 100 रुपया है तो वो नेक्स्ट ईयर जो होगा वो 102 रुपया होगा। तो अगर महंगाई दर कम है तो ऐसे नॉर्मल बोलचाल में क्या कहेंगे कि ये बहुत अच्छी बात है। और ऐसा इन्फ्लेशन रेट आपको जब मिलेगा तो ये मिलेगा हमेशा डेवलप्ड कंट्री में। जो कंट्री डेवलप्ड हैं वहां पे आपको इस प्रकार का इन्फ्लेशन दिखाई देगा कि डेवलप्ड कंट्री में आपका महंगाई दर 2% या उससे कम मिलेगा। तो अगर ऐसा होता है तो सोचो मार्केट पे क्या फर्क पड़ा। इसका डायरेक्ट जो है एक असर आपको दिखेगा इन्वेस्टमेंट में, कि मतलब मान लो कि अगर हम इंडिया की बात करें, अगर इंडिया के स्थिति को देखते हुए हम माने कि मान लो कि इंडिया का इन्फ्लेशन जो है वो 2% है। अगर हम इंडिया के दृष्टिकोण से इसको समझने की कोशिश करें तो क्या मिलेगा। इंडिया में मान लो कि बैंक में हम पैसा जमा करते हैं तो बैंक में जो पैसा हम जमा करते हैं उसके अगेंस्ट में बैंक जो है हमें 7 से 8% इंटरेस्ट देती है। ये बैंक का इंटरेस्ट रेट है। मान लो कि 7 से 8% बैंक हमें इंटरेस्ट देती है। अब सोचो इसका दोनों को एक साथ देखा जाए कि किसी एक व्यक्ति ए और एक व्यक्ति बी है, दोनों के पास 100 रुपया है। ए ने क्या किया, अपना 100 रुपया बैंक में जमा कर दिया। अब व्यक्ति बी जो है इसने क्या किया, अपना 100 रुपया मार्केट में इन्वेस्ट किया। मतलब ये बिजनेस पर आ गया कि बी जो है अपने 100 रुपया को मार्केट में इन्वेस्ट किया, ए ने अपने 100 रुपया को बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब मान लो अगर बैंक रेट हम 7% ही लेके चल रहे हैं तो एक साल के बाद इसके हाथ में जो होगा वो होगा 107 रुपया। बैंक ने अपना इंटरेस्ट दिया तो ए के पास 107 रुपया। बी का सोचो क्या हुआ, बी के पास 100 रुपया था, इन्वेस्ट किया, महंगाई दर जो थी वो बढ़ के हो गई 102, यानी अब जो है उसके पास इन्वेस्ट करने को पैसा कितना है, 102। ऐसी स्थिति अगर बनी तो क्या दिखेगा, बी को क्या लगेगा कि हम जो इतनी भागदौड़ किए, हम मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किए, हम मेहनत किए, हम बहुत मेहनत किए, हम सामान बनाए, उसको बेचे और हमको कितना फायदा हुआ, 100 से मेरा पैसा बढ़ के हुआ 102 रुपया। ए ने क्या किया, 100 रुपया बैंक में जमा कर दिया, पूरे साल कुछ नहीं किया, आराम से घर में सोया रहा और उसके पास कितना हो गया अब 107 रुपया। यानी कि अगर यह सिचुएशन आ गया तो मतलब क्या होगा कि लोग मार्केट में पैसा लगाने से डरेंगे कि क्यों हम मार्केट में पैसा लगाएं, जब हमको बैंक का इंटरेस्ट रेट ही ज्यादा है तो हम मार्केट में पैसा क्यों लगाएं या हम बिजनेस क्यों करें, हम मेहनत क्यों करें। तो ऐसा जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन जो कम रेट पर है, 2% पर है, अगर ऐसा होता है तो गारंटेड इन सारे कंट्रियों का जो बैंक का इंटरेस्ट रेट होगा, जो बैंक का इंटरेस्ट रेट होगा वो हमेशा इससे कम होगा। आप गौर करोगे अमेरिका, चाइना या जर्मनी या ले लो, ब्रिटेन को ले लो, इनका जो बैंक इंटरेस्ट रेट है वो 1.2, 1.45, 1.3 यही रहता है। तो हमेशा बैंक इंटरेस्ट रेट जो है वो इन्फ्लेशन से कम होना चाहिए। अगर बैंक इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन से कम नहीं है तो लोग मार्केट में पैसा लगाना छोड़ देंगे, लोग मेहनत करना छोड़ देंगे। उन्हें लगेगा कि बैंक में पैसा जमा करके ही हम घर में आराम से सुकून से रह सकते हैं। महंगाई का बढ़ना जरूरी है किनके लिए, जो पैसा मार्केट में लगा रहे हैं। अगर उन्हें चीजों के दाम बढ़े हुए नहीं मिलेंगे तो वो फिर अपने बिजनेस को कभी बढ़ाएगा ही नहीं। तो ऐसा जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन है ये डेवलप्ड कंट्रियों में मिलेगा जहां पे बैंक इंटरेस्ट रेट जो है वो हमेशा इन्फ्लेशन रेट से कम रहता है। वैसे ही परिस्थिति में लोग मार्केट में पैसा लगाने को तैयार होंगे। यानी कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये इंडिया में अभी नहीं संभव है। ये आपको जब मिलेगा वो कहां मिलेगा, डेवलप्ड कंट्रियों में। तो आपको एक रिलेशन याद रखना है कि बैंक इंटरेस्ट रेट जो होना चाहिए वो हमेशा इन्फ्लेशन से कम होना चाहिए, तभी
मार्केट में लोग मेहनत करेंगे और उसके डेवलपमेंट को लेकर और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर वो काम करेंगे, अदरवाइज वो काम करना छोड़ देंगे। दूसरा जो कहलाता है वो कहलाता है वॉकिंग इन्फ्लेशन, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं चलती हुई महंगाई या चलती हुई मुद्रास्फीति। चलती हुई मीन्स क्या हुआ, इसमें जो परसेंट होगा आपका ये 2 से 8% तक रहेगा, जो डेवलपिंग कंट्रियों में दिखता है। जो दिखेगा आपको डेवलपिंग कंट्रियों में, कि जहां पर आपका बैंक इंटरेस्ट रेट जो है वो 8 से नीचे रहेगा और इन्फ्लेशन जो है वो 8 तक रह सकता है। तो डेवलपिंग कंट्रियों में आपको वैसा इन्फ्लेशन दिखेगा। जैसा कि अभी हम जानते हैं कि आरबीआई की जो मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी है उसमें आरबीआई ने तय किया है कि भारत का जो महंगाई दर होगा वो 4% ±2 रखा जाएगा। मतलब आरबीआई के द्वारा क्लियर किया गया है कि 2 से 8% ही हम महंगाई दर रखेंगे। तो डेवलपिंग कंट्रियों में आपको मिलेगा वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन मतलब कि इन्फ्लेशन तो है लेकिन उसकी स्पीड क्रीपिंग से ज्यादा होगी, उसकी स्पीड क्रीपिंग से ज्यादा होगी, वो 8 तक जाएगी। और ऐसे कंट्रियों में इन्फ्लेशन के कारण ही बिजनेसमैन या वैसे व्यक्ति जो लिक्विडिटी को मार्केट में इंजेक्ट करते हैं उनका मनोबल ज्यादा रहता है। अगर इन्फ्लेशन का रेट कम कर दोगे तो उनका मनोबल घट जाएगा और मार्केट में वो पैसा लगाने से कतराने लगेंगे। तो ये 2 तरह का था, क्रीपिंग एंड वॉकिंग। नेक्स्ट जो आता है दैट इज कॉल्ड गैलोपिंग इन्फ्लेशन। नेक्स्ट जो हम लोग कहते हैं वो कहते हैं हम लोग गैलोपिंग इन्फ्लेशन। ये 2 डिजिट में होगा, ये 2 डिजिट के इन्फ्लेशन रेट को दिखाएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर इसको हम कहें 8 से लेके 99 नहीं कहा जाता है, ये नहीं कहा जाता, 8 से लेके 80% तक, यानी 2 डिजिट में इन्फ्लेशन रेट जाएगा। इन्फ्लेशन रेट जो है वो 2 डिजिट में जाएगा, यानी सिंपली कहो 10 से 80%। ये कहलाता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन, मतलब दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। ये मुद्रास्फीति दौड़ रही है और ये इन्फ्लेशन रेट अगर आ गया तो ये अब आपके लिए अच्छा नहीं है। यानी पहला 2 जो इन्फ्लेशन था, क्रीपिंग और वॉकिंग इन्फ्लेशन, वो किसी अर्थव्यवस्था के लिए सही हो सकती है क्योंकि वहां पे महंगाई दर इस तरह की थी कि लोग पैसा लगाना सुरक्षित मानते थे और पैसा लगा के वो अपना इनकम बढ़ा सकते थे। बैंक रेट भी उसके आसपास ही रहता था, तो दोनों के बीच में एक बैलेंस था। बट गैलोपिंग इन्फ्लेशन जैसे ही आता है, मान लो ऐसा स्थिति आ गई, तो गैलोपिंग की स्थिति में क्या होगा कि आपका जो महंगाई दर है वो बहुत तेजी से आगे भागेगा। जब बहुत तेजी से आगे जाएगा तो वैसे को हम लोग कभी नहीं कह सकते हैं कि ये कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन है। पहला 2 जो केस था वो कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन कहलाता है, बट ये अब अनकंट्रोल्ड हो गया। तो ऐसा इन्फ्लेशन रेट अगर आ जाता है तो ये उस इकोनॉमी के लिए अच्छा माना नहीं जाता है। चौथा जो है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन मींस कि अब आप 100 से कितना भी जा सकते हैं। 100 से आप 200%, 400%, 500%, 10,000%, 20,000%, यानी ये इन्फ्लेशन अगर आया, हाइपर इन्फ्लेशन अगर आया, तो इसका मतलब आप मान के चलो कि आपकी इकोनॉमी पूरी तरह से डूब चुकी है। ऐसा केस एक बार 1970 में जर्मनी में मिला था। इसका मीनिंग समझोगे ये है क्या। जैसे मान लो कि हाइपर इन्फ्लेशन आ गया, मींस क्या, जैसे मान लो यही मार्कर है, इसका दाम आज 50 रुपया, हाइपर इन्फ्लेशन आ चुका है, अब इसका दाम 1 लाख रुपया हो गया। अब इस पेन का दाम 1 लाख रुपया हो गया। यानी कि सिंपल समझो कि अगर किसी के पास 10 लाख रुपया है तो 10 लाख रुपया में वो क्या कर लेगा, 10 पेन खरीदेगा। यानी कि आपके पैसे का जो वैल्यू है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आपके पास जो पॉकेट में पैसा है, जो बैंक में पैसा है, उसकी वैल्यू पूरी तरह से
खत्म हो चुकी है। मान लो कि उस खाने के किसी सामान की बात करें, हम बात करें रोटी की, तो एक रोटी का मान लो मार्केट प्राइस आज 5 रुपया है, वो रोटी कल को मिल रही है आपको 50,000 में। तो 50,000 में अगर रोटी मिल रही है तो आपका जो पूरा बैंक बैलेंस है अगर वो भी खर्च कर देते हो आप, तो भी आप खाना ठीक से नहीं खा सकते हो। अगर मान लो कि कहीं पर 5 रोटी गिरा हुआ है और 1 लाख रुपया गिरा हुआ है, तो लोग रोटी उठाना ज्यादा अच्छा समझेंगे ना कि वो पैसे को। तो हाइपर इन्फ्लेशन वो केस है जब आपकी इकोनॉमी पूरी तरह से डूब चुकी है, आपके पैसे का वैल्यू एकदम खत्म हो चुका है और आप जो है अब इसको आप कंट्रोल भी करना चाहेंगे तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे केस को हम लोग कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। तो ये 4 टाइप थे आपके स्पीड के आधार पर कि हमारा स्पीड जो इन्फ्लेशन रेट है वो कितना है, और उस स्पीड के आधार पर हम लोग 4 प्रकार में बांटते हैं इन्फ्लेशन को। पहला कहलाता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, दूसरा वॉकिंग, तीसरा गैलोपिंग एंड चौथा हाइपर इन्फ्लेशन। नेक्स्ट जो टाइप हम लोग लेंगे वो लिया जाता है मेजरमेंट के टाइप पर, कि हम उसको जो मेजर कर रहे हैं उसके आधार पे हम इसको बांट रहे हैं। जैसे इसमें 2 टाइप मिलता है, एक मिलता है कोर इन्फ्लेशन। ये सारे डिफिनेशंस आपको याद रखने हैं, समझने हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन आते हैं तो वो सिंपली डिफिनेशन से ही रहते हैं क्वेश्चन। कोर इन्फ्लेशन क्या है? कोर इन्फ्लेशन कहता है कि हम जो बकेट जो ले तैयार करते हैं, जिसके मूल्यों के आधार पर हम लोग कहते हैं हमारी महंगाई कितनी है, उस बकेट में से आप फूड को, माने जो सामान की लिस्ट है उस पे से फूड को और एनर्जी, इसको आप एक्सक्लूड कर दो। मतलब कि मान लो कि हम 800-900 सामानों की एक लिस्ट बनाए हैं, उसी के रेट को हम लोग मेजर करते हैं, आप बोलते हैं हमारा इन्फ्लेशन रेट, हमारा जो महंगाई दर है वो कितना है। तो उस सामानों के लिस्ट में से खाने को और एनर्जी को हटा दो और उसके बाद बाकी सारे चीजों को लेकर आप अपना इन्फ्लेशन निकाल लो, तो उसको हम लोग कहेंगे कोर इन्फ्लेशन। यानी कोर इन्फ्लेशन बोलने का मतलब है कि आपके जो सामानों के लिस्ट हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की जो लिस्ट है, उस लिस्ट में फूड और एनर्जी नहीं रहेंगे। ऐसा क्यों करते हैं यह भी समझने लायक चीज है। ऐसा क्यों होता है कि हम लोग फूड और एनर्जी को हटाकर बात कर रहे हैं? 2-3 कारण है इसके। जनरली आपको ये मिलेंगे वेस्टर्न कंट्री में। वेस्टर्न कंट्री में मिलने का कारण क्या होता है कि वेस्टर्न कंट्री में आप जानते हो ऐसे भी कि वहां की पॉपुलेशन भी हम लोग के मुकाबले काफी कम रहती है। तो जब पॉपुलेशन कम है तो खाने का सामान या एनर्जी का जो चीज है, पेट्रोलियम हो गया, आपका लाइट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी है, तो एनर्जी और खाना वो कोई मुद्दा है ही नहीं। जैसे हम लोग के यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आई तो हम लोगों ने कहा 17 में 18 में कहा कि हाँ हमारे यहाँ पूरी तरह पूरे गांव में एनर्जी आ गई, इलेक्ट्रिसिटी आ गई। तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है, लेकिन उन लोगों के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वहां वर्षों से बिजली का उपयोग किया जा रहा है, वहां वर्षों से मोटर गाड़ी चल रही है, वहां वर्षों से मेट्रो चल रहे हैं, ट्रेनें चल रही हैं, तो वो इशू नहीं है। तो क्योंकि उन देशों में खाने का सामान या एनर्जी कोई इशू नहीं रखता है, तो इसलिए वो इसको हटाकर बात करते हैं कि हाँ हमारा इन्फ्लेशन यानी हमारा महंगाई जो है, ये तो चीजें काउंट में आनी भी नहीं चाहिए, इनकी कोई आवश्यकता, मतलब इनका कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, ये नॉर्मल है, ये इजी वे में सब जगह अवेलेबल है, इसलिए इसको हटाकर वो लोग कैलकुलेट करते हैं। दूसरा कारण जो दिया जाता है वो ये होता है कि खाने का सामान या एनर्जी का जो भी एनर्जी है वो उसका वैल्यू लगातार फ्लक्चुएट करता है। यानी कि खाने का सामान, मान लो कि आप कृषि से आप चावल उपजा रहे हो, धान उपजा रहे हो, गेहूं उपजा रहे हो, तो मान लो कृषि के कारण आपके वेदर के कारण आपका जो फसल है उसकी पैदावार लगातार चेंज कर रही है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी आपको सूखा पड़ गया, तो इन चीजों के दाम लगातार फ्लक्चुएट करते रहते हैं और फ्लक्चुएशन के कारण एक्चुअल में मार्केट में किस रेट में इन्फ्लेशन है यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके रेट ही लगातार फ्लक्चुएट कर रहे हैं। और चूंकि आप जब इन्फ्लेशन रेट जब हम आगे पढ़ेंगे मेजरमेंट, तो हम उसको बताएंगे आपको कि किस प्रकार किन किन चीजों को शामिल करते हैं और कैसे उसके रेट को कैलकुलेट करते हैं, तब देखोगे उसमें। तो चूंकि इसके दाम लगातार फ्लक्चुएट कर रहे हैं
तो इसको हटाकर वो लोग पता करने की कोशिश करते हैं इकोनॉमिक वाले कि मार्केट में सही में इन्फ्लेशन रेट कितना है। तो इसके कारण से भी फूड और एनर्जी को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो ये है आपका एक टाइप का इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, जिसमें आपको सिंपल दिमाग में बैठा रखना है। कोर इन्फ्लेशन मतलब क्या हुआ कि फूड एंड एनर्जी को एक्सक्लूड करके बाकी सभी गुड्स एंड सर्विसेज के दामों को देखते हुए हम इन्फ्लेशन को क्लियर कर रहे हैं। दूसरा कहलाता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ कि अब हम टोटल को काउंट करना शुरू कर दिए। टोटल मीन्स अब हम फूड भी शामिल कर लिए, एनर्जी भी शामिल कर लिए। तो हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन में डिफरेंस क्या रहेगा कि हेडलाइन में हम सभी गुड्स एंड सर्विसेज को शामिल करके इन्फ्लेशन रेट को डिक्लेयर करेंगे, और कोर इन्फ्लेशन में क्या होगा कि हम फूड एंड एनर्जी को एक्सक्लूड करके इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करेंगे। तो हेडलाइन एंड कोर इन्फ्लेशन डिपेंड अपॉन योर मेजरमेंट और गुड्स एंड सर्विस के टाइप पर। जिस तरह से हम लोग इसको बांटते हैं दो टाइप में। एक स्टेज कहलाता है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है ये समझने की चीज है कि मान लो कि हम लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ी। महंगाई अगर बढ़ी इसका मतलब क्या क्या हुआ? आपको तो एक मतलब समझ में आया कि हमारे पॉकेट में जो पैसा है उसकी वैल्यू कम हो गई, लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट को देखो कि अगर महंगाई बढ़ी तो क्या हुआ। मान लो कि इस पेन को अगर जो इसको बनाने वाला है आज इसको 100 रुपया में बेच रहा है और महंगाई बढ़ रही है, तो कल इसका दाम जो होगा वो 110 रुपया हो जाएगा। तो ऐसे में जो मैन्युफैक्चर करने वाले लोग हैं उन्हें क्या लगा कि मेरा पेन अच्छा बिक रहा है, दाम भी ठीक ठाक मिल रहा है और दाम बढ़ भी रहा है, मांग भी बढ़ रही है इसकी, तो क्यों ना इसका हम 2 यूनिट और तैयार कर ले मैन्युफैक्चरिंग का। यानी वो क्या किया कि 2 नया यूनिट तैयार कर लिए। जब 2 नया यूनिट तैयार होगा तो क्या इसका मतलब होगा? अगर नया यूनिट तैयार हो रहा है तो नए लोग शामिल होंगे, नए लोगों को काम मिलेगा। यानी कि महंगाई का सीधा रिलेशनशिप आपके एम्प्लॉयमेंट से है कि महंगाई अगर बढ़ रही है तो ये कहीं ना कहीं आपके एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ा रहा है, लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा। क्योंकि महंगाई ज्यादा हो रही है, जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें दिख रहा है कि हाँ इसमें इन्वेस्ट करके हमें फायदा हो रहा है, तो वो इसके और भी यूनिट्स खोलेंगे और अधिक लोगों को काम मिलेगा। यानी कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, अगर इन्फ्लेशन मार्केट में है तो आपके एम्प्लॉयमेंट को डायरेक्ट ये इफेक्ट डालेगा। यानी कि अगर इन्फ्लेशन है तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो घटेगा। स्टैगफ्लेशन एक ऐसी स्थिति है जब कहता है कि आपका महंगाई तो बढ़ा, मतलब आपका महंगाई बढ़ा, यानी इसमें आप कह सकते हो कि रेट जो है सामानों की वो इंक्रीज की, बट आपका इकोनॉमिक ग्रोथ जो है। तो इन्फ्लेशन के टाइप के बाद हम लोग बात करेंगे इसके मेजरमेंट पर। मेजरमेंट अगर हमको करना है तो जो भारत में कल्चर है वो कल्चर है WPI का, दूसरा जो है CPI का, दैट इज कॉल्ड होलसेल प्राइस इंडेक्स, दिस इज कॉल्ड कस्टमर प्राइस इंडेक्स। तो इस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई सामान कोई प्रोड्यूसर बनाया, मान लो कोई सामान कोई प्रोड्यूसर बनाया, प्रोड्यूसर ने बनाया सामान को, उसके बाद वो क्या करेगा, उस सामान को वो होलसेलर को दे देगा। वो सामान जो है वो चला गया होलसेलर के पास, होलसेलर ने क्या किया, इसको बेच दिया खुदरा के पास, यानी रिटेलर के पास दे दिया। रिटेलर ने क्या किया, ये आपको दे दिया कस्टमर को। तो एक नॉर्मल स्टेज यही हो रहा कि मान लो कि कोई सामान बनाने वाला है, प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर ने सामान बनाया, वो होलसेलर को दे दिया, होलसेलर ने दे दिया रिटेलर को, रिटेलर ने दे दिया कस्टमर को। तो यहां पर जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे इंडेक्स अपना, कि मान लो कि कोई सामान बना रहा है, अगर मान लो इस पेन को बनाने वाले का लागत जो था वो था 30 रुपया, और अगली बार जो अगले साल वो देगा तो वो इसको दे रहा है 32 रुपया में। तो ये पहला स्टेज कैलकुलेशन का हुआ कि प्रोड्यूसर के साइड से, कि प्रोड्यूसर कितने में बना रहा था लास्ट ईयर, अब कितने में बना रहा है। यानी कि यहां पे जो चेंज आएगा दैट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर साइड, इसको हम लोग कहते हैं IIP,
ये आपको इंडिया में बहुत कम दिखेगा, बट कल्चर में अब ये आ रहा है। दूसरा जो है वो गया होलसेलर के पास। तो होलसेलर के पास भी सेम वही चीज है कि मान लो कि 30 रुपए का सामान यहां पहुंचा है, तो अब होलसेलर उसको कुछ बढ़ाकर बेचेगा अपने रिटेलर को। तो होलसेलर के पास जो दाम में चेंज आया, होलसेलर के दाम में जो चेंज आएगा एक सर्टेन इंटरवल के बाद, उसको हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे दैट इज कॉल्ड WPI, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स। वैसे ही जब कस्टमर के पास पहुंच गया तो दैट इज कॉल्ड CPI, कस्टमर प्राइस इंडेक्स। तो और भी बहुत सारे इंडेक्स इसमें आपको मिलेंगे। ये मेजरमेंट के तरीके हैं। जैसे पहले जो था कि पहले बताया जाता था कि जब इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन होता था या इंडेक्स का होता था कैलकुलेशन, तो वो वीकली होता था। बट 2012 के बाद से अभिजीत सेन की कमेटी के द्वारा जो रिकमेंडेशन दिए गए, तो उसके बाद इन्फ्लेशन रेट को कैलकुलेट करना शुरू कर दिया गया मंथली बेसिस पर। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। हमारे साथ जुड़े रहे, आप हमें शेयर करें ना करें, हमें आप लाइक करें ना करें, बट देखें जरूर। एग्जामिनेशन बहुत नजदीक है, लगातार देखें और कॉपी कलम के साथ देखें। थैंक यू।